पुराने समय की बात है। हरियापुर गांव में बबलू नाम का एक किसान रहता था। वे बड़ा ही मेहनती इंसान था। हरियापुर बड़ा ही खुशहाल गांव था। गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। किसानों के खेत फसलों से लहलहाते थे। एक दिन बबलू रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। बबलू उस कुएं के पास आता है और कुएं को खाली देखकर कहता है, इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। पता नहीं इतने सालों से ये कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है। अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरों के कुओं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही है और ऊपर से ये सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर बबलू उस कुएं में मिट्टी डालने लगता है। जैसे ही वे कुएं में मिट्टी डालता है, कुएं के अंदर से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुएं में मिट्टी मत डालो, इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर बबलू हक्का बक्का रह जाता है। वो कुएं में झांक कर देखता है, परंतु उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं देता है। अरे ये क्या, मैंने अभी अभी तो किसी औरत की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि वो आवाज कहाँ से आ रही थी। हो सकता है मुझे ही कोई भ्रम हुआ होगा। ऐसा विचार करके बबलू फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगता है। फिर से वही आवाज आती है। अब बबलू डर जाता है और अपने घर चला जाता है। उसकी बूढ़ी माँ उससे पूछती है, अरे बबलू, क्या हुआ? आज तू इतनी जल्दी घर कैसे वापस आ गया? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेतों में जो कुआं है वो तो किसी काम का ही नहीं है। उसमें एक बूंद पानी की भी नहीं होती है। इसलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने के लिए मिट्टी उठाई तो मुझे उस कुएं से एक आवाज सुनाई दी। उसकी माँ कहती है, अच्छा, कैसी आवाज सुनाई दी? अरे माँ, कुएं के अंदर कोई नहीं था, पर कुएं में से आवाज आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज थी। वो कह रही थी कि इस कुएं को मत बुझाओ, इसे मत बंद करो। ये सुनकर माँ कहने लगी, बेटा, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा मिट्टी डालना शुरू किया तो फिर से वही आवाज आने लगी। पता नहीं क्या है उस विचित्र कुएं में। वो कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके भी दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वे हमें जरूरत के समय पानी ही नहीं देता है। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। माँ, मैंने ये फैसला किया है कि कल मैं फिर एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगले दिन बबलू फिर से एक बड़े बर्तन में मिट्टी भर लेता है और उस कुएं में डालने ही वाला होता है कि तभी उस कुएं में से औरत की आवाज आती है, नहीं नहीं, इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो बबलू बुरी तरह से डर जाता है। वो समझ जाता है कि बार बार उसे भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य होगा। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लगने लगता है। वो अपने घर
वापस आने लगता है तभी उसे रास्ते में एक साधु महाराज मिलते हैं। बबलू उन्हें प्रणाम करते हुए कहता है, प्रणाम साधु महाराज। प्रणाम बेटा। क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? क्या कहूँ साधु महाराज, बात ही कुछ ऐसी है। साधु महाराज, मेरे खेत में एक विचित्र घटना घटी है। साधु बोले, विचित्र घटना? अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें विचित्र लग रहा है? साधु महाराज, मेरे खेत में एक कुआं है और उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं है। इसलिए मैंने उस कुएं को हमेशा के लिए बंद करने का विचार किया। जब मैं उस कुएं को बंद करने के लिए उसके अंदर मिट्टी डालने लगा तो उस कुएं के अंदर से विचित्र आवाजें आने लगी। कोई कह रहा था कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। वे आवाज सुनकर मैं तो बहुत डर गया साधु महाराज। साधु महाराज बोले, अच्छा, तो ये वही कुआं है। कौन सा कुआं साधु महाराज जी? साधु उसे कुएं की सच्चाई बताते हुए कहने लगे, बहुत वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे महाराज मेघनाथ। साधु महाराज बबलू को वर्षों पहले की एक कहानी बताना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर बबलू का डर अब आश्चर्य में बदलने लगता है। साधु महाराज कहते हैं, उस समय महाराज मेघनाथ एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, महारानी प्रेमलता। एक दिन महाराज कहने लगे, महारानी, हम कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में काम से जा रहे हैं। आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई अन्य भी है? हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको ये प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है? महाराज, हर बार आप महामंत्री को साथ लेकर जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। अगले दिन महाराज दूसरे राज्य में काम से चले जाते हैं। महाराज की माता, जो राज्य की राजमाता थी, उन्हें महारानी प्रेमलता अच्छी नहीं लगती थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसीलिए वे महारानी को बांझ समझती थी। एक दिन जब रानी राजमाता के लिए भोजन लेकर आती है तो राजमाता उससे नाराज होते हुए कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो। तुम जैसी बांझ को अपनी पत्नी बनाकर मेरे बेटे ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि बल्लभगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उसकी आंखों पर तो तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उस समय तो वो ना कुछ देख पाया और ना मेरी बात सुन पाया, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास रहने नहीं दूंगी। मैं जल्दी ही उसका दूसरा विवाह करूंगी और फिर उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की यह बात सुनकर महारानी प्रेमलता को बहुत दुख होता है। एक रात महारानी प्रेमलता महल से बाहर आती है और महामंत्री को एक पत्र देती है। राजमाता दूर से यह सब देख लेती है और सोचती है, ये अच्छा अवसर है, अब मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। यह बात सुनकर महाराज के क्रोध का बांध टूट जाएगा और फिर जो होगा वो सब मेरी योजना के अनुसार ही होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ दिनों के बाद महाराज लौट आते हैं, तब राजमाता उन्हें बताते हुए कहती है, बेटा,
मैंने तुमसे कहा था कि बल्लभगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी सुंदर पत्नी प्रेमलता अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। आप ये क्या कह रही हैं माँ? मैं सत्य कह रही हूँ बेटा। तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुपकर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा है। उस दिन तो वो महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वो तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं, यह असंभव है माँ। मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती है। तो तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं असत्य बोल रही हूँ? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को और देखो कि वे राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज मेघनाद क्रोधित हो जाते हैं और महारानी को बुलाते हैं। महारानी उस समय महल में नहीं होती है। एक दासी आकर बताती है कि महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई हैं। ये सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल जाता है। कुछ देर बाद महारानी प्रेमलता महल में जब लौटती हैं, तो महाराज कहते हैं, आ गई आप महारानी जी। आप कब आए महाराज? तभी जब आप महामंत्री के साथ प्रेम लाप कर रही थी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? हाँ, आप और महामंत्री के साथ। हमें पता चल गया है। जब मैं यहाँ नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थीं। यह सब सत्य है या नहीं? तभी वहाँ राजमाता आती है और कहने लगती है, बेटा इससे उस पत्र के विषय में भी तो पूछो ना। महाराज कहने लगे, हाँ, और वो पत्र किसने लिखा था? आपने उसमें क्या लिखा था? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। अच्छा, तो फिर आप उस रात महामंत्री को वो पत्र क्यों दे रही थी और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी? क्या अर्थ है इन सब का? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है महारानी कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। रानी प्रेमलता कहने लगी, मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैं आज तक आपको पोते का सुख नहीं दे पाई हूँ। आप हमेशा ही बल्लभगढ़ की राजकुमारी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसे लांछन लगाएं। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा बोले, तो वो पत्र किसके लिए था जो आपने महामंत्री को दिया था? महारानी, यह तो सत्य है ना कि आपने महामंत्री को पत्र दिया था। महाराज, वो पत्र मैंने महामंत्री को दिया था, ये सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वो पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। हमें तुम पर विश्वास नहीं है महारानी। तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। राजमाता कहने लगी, बेटा ये एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड प्राप्त नहीं होता। सभी ऐसे ही व्यभिचार करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। आप सत्य कह रही हैं माँ, मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। महारानी बोली, महाराज
आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। महाराज, मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया है। वो पत्र मैंने मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वो पत्र भेजा था। महाराज मेघनाद को महारानी प्रेमलता की बात पर विश्वास नहीं होता है और क्रोध में आकर वो प्रेमलता को एक जगह पर जिंदा दफना देते हैं। फिर उस जगह पर कुआं बना देते हैं। बबलू, सालों पहले यही सब हुआ था। अच्छा, इसका अर्थ है कि वो महारानी की आत्मा है जो उस कुएं को बंद करने से मना करती है। अच्छा साधु महाराज, फिर उस महामंत्री के साथ क्या हुआ? बेटा, उस मंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मार डाला। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की लड़की से महाराज का विवाह करवा दिया। उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। हाँ, यह सब तो समझ आ गया मुझे साधु महाराज। अब महारानी की वो आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वो कुआं बंद क्यों नहीं करने दे रही है? साधु महाराज बोले, महारानी को जिंदा दफना देने के कारण से उनकी कई इच्छा पूर्ण नहीं हो पाई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं साधु महाराज? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बेटा, ये सारी बात महाराज सुरसेन को जाकर बताओ। आखिर महाराज सुरसेन उनके ही वंशज हैं। वे अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर बबलू महाराज सुरसेन के पास आता है और उन्हें ये सब बता देता है। ये सुनकर राजा सुरसेन कहते हैं, हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूँ तुम्हारे साथ। महाराज सुरसेन बबलू के खेत में आते हैं। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी प्रजाजन बबलू के खेत में पहुंच जाते हैं। महाराज सुरसेन कुएं के पास आते हैं और कहते हैं, महारानी प्रेमलता, आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा बोलती है, अच्छा, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगे। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकूं। अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूँ, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करोगी। हाँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही परेशान करूँगी। तुम्हारे राजमहल का मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण ही मेरी मृत्यु हुई है। महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वे अनुचित था, यह मुझे मान्य है। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आप पर लांछन लगाकर आपकी हत्या कर दी गई। परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी। बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज सुरसेन भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि वे क्या करें। फिर राजा सुरसेन उन्हीं साधु महाराज के पास जाते हैं जिन्होंने उस कुएं का रहस्य बताया था। उन्हें लगता है कि जरूर साधु महाराज के पास इस समस्या से बचने का कोई उपाय होगा। महाराज सुरसेन साधु महाराज को आत्मा की मांग बताते हैं। तब साधु महाराज कहते हैं, महाराज, इस समस्या से बचने का केवल एक ही उपाय है।
महारानी की आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया गया तो वह और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। आप ही बताइए साधु महाराज कि मैं ऐसा क्या करूं कि यह आत्मा मुक्त हो जाए और ये संकट टल जाए। महाराज, ये आपकी पूर्वज थी, इसलिए आपको इनका अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। वे आत्मा अभी वायु रूप में है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रही है। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु महाराज की बात सुनकर महाराज सुरसेन डरते हुए कुएं के अंदर जाते हैं और वहाँ आत्मा मुक्ति हवन करते हैं। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त होती है और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो जाता है। साधु महाराज कहते हैं, महाराज, अब वो आत्मा मुक्त हो गई है। अब किसी को भी कोई भय नहीं है। सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वो विचित्र कुआं मुक्त हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। कुएं में इतना पानी होता है कि वो फिर कभी खत्म नहीं होता। सभी लोग विचित्र कुएं की बात को याद करके उसके किस्से सुनाने लगते हैं। अब बबलू के कुएं में जो पानी नहीं रहता था, उसकी समस्या दूर हो जाती है। अब उसका कुआं पानी से भरा रहता था और उसे खेतों में पानी डालने में सुविधा हो गई थी। अब बबलू के खेत हरे भरे होकर लहलहाते रहते थे। पानी की सुविधा की वजह से उसके खेतों में अच्छी पैदावार होती थी। उस कुएं में पानी भर जाने की वजह से बबलू का जीवन सुख से बीतने लगा। सुंदरगढ़ राज्य में सूरजभान नाम का एक न्यायप्रिय और दयालु राजा राज करता था, जिससे उसकी प्रजा बहुत ही सुखी और संतुष्ट थी। राजा सूरजभान का एक ही बेटा था, जिसका नाम था उदयभान। वैसे राजकुमार उदयभान बहुत ही समझदार था, लेकिन वह बहुत जिद्दी था। वह जिस बात पर अड़ जाता तो फिर उस बात को मनवाकर ही दम लेता था। एक दिन राजकुमार उदयभान अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। वहाँ उसे बहुत प्यास लगी तो वे इधर उधर देखने लगा। करीब ही उसे एक बस्ती नजर आई तो उसने अपने घोड़े का रुख उस तरफ मोड़ लिया। वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि यह तो धोबियों की बस्ती है, जहाँ कपड़े धोए जाते हैं। वहाँ के मकानों को देखने लगा तो राजकुमार उदयभान की नजर एक घर पर गई, जिसके आंगन में खड़ी एक लड़की अपने गीले बाल सुखा रही थी। राजकुमार ने उसे देखा तो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वे बहुत रूपवान थी। राजकुमार उदयभान को ऐसा लगा कि जैसे कोई परी आसमान से उतरकर उसके सामने खड़ी है। जैसे ही उस लड़की की नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे सर पर दुपट्टा लेती हुई वहाँ से चली गई। राजकुमार को एक धोबी की बेटी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उस वक्त राजकुमार के साथी भी वहाँ आ पहुँचे और वे महल की तरफ रवाना हो गए। राजकुमार उदयभान महल वापस तो आ गया, लेकिन अपनी जिद्दी आदत की वजह से वे आते ही जिद करने लगा कि वे शादी करेगा तो उसी लड़की से करेगा, वरना करेगा ही नहीं। जब राजा सूरजभान तक यह बात पहुंची तो उन्होंने राजकुमार को समझाते हुए कहा, बेटा, यह तो संभव नहीं है कि एक धोबी की बेटी इस राजमहल की बहू बने। तो राजकुमार कहने लगा, मैं इन बातों को नहीं मानता। मैं शादी करूँगा तो उस लड़की से ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। राजा सूरजभान आज तक राजकुमार की हर जिद को मानता आया था, लेकिन यहाँ मामला कुछ
कुछ अलग था। राजा सूरजभान को अपने राज्य और अपनी इज्जत का भी ख्याल था। कई दिनों तक यह बहस इसी तरह चलती रही और आखिरकार राजा सूरजभान ने बेटे की जिद के आगे मजबूर होकर धोबी के घर संदेशा भिजवाया कि राजा सूरजभान उनसे बात करना चाहते हैं। फिर राजा सूरजभान ने अपने महामंत्री को बुलवाया और उसके साथ इस विषय में विचार विमर्श करने लगे। महामंत्री बहुत समझदार था। वे कहने लगा, महाराज, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, राजा की बहुत सी रानियां होती है। अगर राजकुमार उदयभान की यही जिद है कि वे एक धोबी की लड़की से विवाह करना चाहते हैं तो उन्हें करने दो। वह भी राजमहल के किसी एक कोने में पड़ी रहेगी। राजकुमार अभी जवान हैं, उनकी बात को मान लेना ही ठीक रहेगा। राजा सूरजभान को यह बात समझ आ गई। उन्होंने सोचा कि कुछ दिनों तक धोबी की बेटी के साथ रहेगा तो उसका दिमाग ठीक हो जाएगा। उसे अपने आप समझ आ जाएगा कि वह धोबी की लड़की उसके काबिल नहीं है। उधर जब धोबी के घर राजा का यह संदेश पहुंचा तो धोबी और उसकी पत्नी सुनकर ही कांपने लगे कि हमसे क्या गलती हो गई जो राजा ने हमें अपने दरबार में बुलवाया है। वे डरते डरते कांपते कांपते राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उन्हें बताया कि हमारा बेटा राजकुमार उदयभान आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है। राजकुमार आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है और उसकी यह जिद है कि वह सिर्फ आपकी बेटी से ही विवाह करेगा। तो इस बारे में आप दोनों का क्या विचार है? धोबी कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, हम ये बात अपनी बेटी से पूछकर आपको बताएंगे। ये सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि एक धोबी और उसकी यह हिम्मत कि वह मुझे इस तरह अपनी बेटी का नाम लेकर टाले। राजा कहने लगा, ठीक है, अपनी बेटी से सलाह मशवरा कर लो, लेकिन हमें ना सुनने की आदत नहीं है, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। धोबी और उसकी पत्नी घर वापस आए। उन्होंने अपनी बेटी को सारी बात बताई कि राजा ने उन्हें क्या कहा और राजकुमार उसे बहुत पसंद करता है और उससे विवाह करना चाहता है। उनकी बेटी कहने लगी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं नहीं चाहती कि आपकी जान मेरी वजह से किसी खतरे में पड़े, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं। अगर राजकुमार मेरी वो 4 शर्तें मान लेते हैं तो मैं उनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। धोबी और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, आखिर तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम एक धोबी की बेटी हो, तुम्हें इस तरह राजकुमार के सामने शर्तें रखना महंगा पड़ सकता है। लेकिन लड़की कहने लगी, हम अपनी ये 4 शर्तें केवल राजकुमार को ही बताएंगे। अगर उन्हें ये बात मंजूर है तो आकर हमसे मिल लें और शर्तें सुन लें। अगर उन्हें हमारी ये शर्तें मंजूर हो तो हम शादी के लिए तैयार हैं, वरना हमारी तरफ से ना है। दूसरे दिन धोबी और उसकी पत्नी फिर से राजा के पास गए और अपनी बेटी का संदेश पहुंचा दिया। राजा ने फौरन राजकुमार उदयभान को बुलाया और कहने लगे, आपकी होने वाली रानी तो अभी से शर्तें लगा रही हैं, क्या आप ये शर्तें सुनना मंजूर करेंगे? राजकुमार कहने लगा, हाँ, हम जरूर जाएंगे और देखेंगे कि वह क्या शर्तें रखना चाहती हैं। आखिरकार हम भी तो देखें, एक धोबी की बेटी में इतनी अकड़ और घमंड कहाँ से आया है। ये कहते हुए राजकुमार धोबी और उसकी पत्नी के साथ उनके गरीब खाने पहुँच गया, जो कि एक बहुत छोटा सा मकान था। नीचे के कमरे में धोबी और उसकी पत्नी रहते थे, जबकि ऊपर का कमरा लड़की के लिए था। जब राजकुमार वहां पहुंचा तो कमरे में एक तरफ वह लड़की नकाब पहने बैठ गई और दूसरी तरफ राजकुमार बैठ गया। राजकुमार उदयभान कहता है, कहिए आपकी क्या 4 शर्तें हैं? हम आपकी शर्तें सुनने आए हैं। लड़की बोली, हमारी पहली शर्त यह है
कि हम आपके साथ रात नहीं गुजारेंगे। मैं सुबह के वक्त महल आया करूंगी और रात होते ही वापस अपने माता पिता के घर आ जाया करूंगी। पहले तो राजकुमार को उसकी शर्त सुनकर बहुत गुस्सा आया। फिर सोचने लगा, यह तो बाद की बातें हैं, यह धोबी की बेटी क्या और ऐसी शर्त क्या। 2 दिन महल में रहेगी तो उसे वहाँ की आदत हो जाएगी। फिर यह कहाँ एक महल छोड़कर एक कुटिया में आना पसंद करेगी। इसलिए राजकुमार बोला, मुझे मंजूर है। लड़की फिर बोली, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप मुझसे बात करने या हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। यह सुनकर राजकुमार को बहुत हंसी आई और फिर मन में सोचने लगा, यह तो सब कुछ बाद में हो ही जाएगा। उसने लड़की से कहा, ठीक है, हमें यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और मैं महल से पानी तक नहीं पीऊंगी और ना ही मुझे मजबूर किया जाएगा। यह सुनकर भी राजकुमार को हंसी आई। वह सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, दिन भर महल में रहेगी, यह कैसे संभव है कि पानी भी न पिए। जब प्यास लगेगी तो अपने आप पानी पी लेगी। फिर उसने लड़की से कहा, मुझे यह भी मंजूर है। लड़की फिर बोली, और हमारी चौथी शर्त यह है कि अगर आप कभी भी मुझे छूने की कोशिश करेंगे तो हमारा रिश्ता उसी वक्त खत्म हो जाएगा और मैं दोबारा कभी भी महल नहीं आऊंगी। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, यह भी बेवकूफी है, कहने की बातें हैं, यह सब तो बाद में होता ही रहेगा। राजकुमार ने कहा, हमें आपकी चारों शर्तें मंजूर है। लड़की कहने लगी, तो ठीक है, फिर शादी की तैयारियां करो। राजकुमार ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद राजकुमार उदयभान और धोबी की लड़की की शादी हो गई। लड़की के माता पिता ने उसे विदा किया। शादी के बाद वे लड़की दुल्हन के कपड़ों में बड़ा सा घूंघट डाले महल पहुंची। घूंघट में उसका मुंह पूरी तरह छिपा हुआ था। फिर राजकुमार के साथ महल में उसके कक्ष में पहुंची, पर उसके बिस्तर पर बैठने की बजाय एक तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। राजा और रानी तो पहले से ही इस शादी के खिलाफ थे और वे शादी में शामिल नहीं हुए थे। बस राजकुमार उदयभान की एक दासी थी जो उनकी जी हजूरी कर रही थी। दिन इसी तरह गुजरता रहा और जैसे ही शाम हुई, दासी ने आकर सूचना दी कि बग्गी तैयार है। दुल्हन उठी, बग्गी में बैठी और वापस चली गई। दूसरे दिन भी दुल्हन वही कपड़े पहने वापस आई, उसी कुर्सी पर बैठी रही, ना कुछ खाया ना कुछ पिया और शाम होते ही वापस चली गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। राजकुमार अब बहुत परेशान रहने लगा। जिस चेहरे को देखकर उसने अपनी रातों की नींद गवा दी थी, अपने पिता को नाराज किया था और अपनी इज्जत और दौलत सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह चेहरा अब उसे अपने महल में देखने को नहीं मिल रहा था। रोज का यही नियम था कि दुल्हन इन्हीं कपड़ों में आती, उसी कुर्सी पर बैठती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती, चुपचाप बैठी रहती और शाम होते ही बग्गी में बैठकर वापस चली जाती। महल के लोगों में भी बातें बनना शुरू हो गई और हर तरफ अजीब तरह की बातें होने लगी। यह सब कुछ राजकुमार की नजरों में था, लेकिन वे अपनी शर्तों के बंधन में था। वह मजबूर था और अपनी कोई शर्त भी पार नहीं कर सकता था। एक दिन राजकुमार ने धोबी को अपने महल में बुलाया और कहा, अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? हम यहाँ के राजकुमार हैं, हमारे पिता और हम पर बातें होना शुरू हो गई है। यह सुनकर धोबी ने जवाब दिया, हुजूर, जान की सलामती दें तो मैं कुछ कहूँ? राजकुमार बोला, ठीक है, कहो। धोबी बोला, दरअसल वह हमारी बेटी नहीं है। कुछ समय पहले वे हमारे घर आई थी और कहने लगी, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं आपकी बेटी बनकर रहना चाहती हूँ।
हमें वे लड़की बहुत पसंद आई थी। वे सीधी सादी और बहुत सुंदर भी थी। हमारी कोई संतान भी नहीं थी। मेरी पत्नी भी कहने लगी, यह जवान लड़की कहाँ जाएगी? इसकी जान और इज्जत को भी खतरा है। हमने सोचा कि एक दिन तो हमें मरना ही है। मरने के बाद हम अपने ईश्वर को क्या मुंह दिखाएंगे कि एक लड़की हमारे दरवाजे पर चलकर आई थी और हम उसे शरण भी न दे सके। मेरे घर में कोई बेटी नहीं थी, लेकिन मैं एक बेटी और एक औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता था। लड़की ने कहा, मुझे ऊपर का कमरा दे दीजिए और किसी को भी इस बारे में नहीं बताना। मेरी पत्नी ने उसकी बात मान ली। हमारे घर का ऊपर का कमरा वैसे ही खाली था। बारिश के मौसम में हम वहाँ कपड़े सुखाने के लिए डाल देते थे। वह कमरा हमने इस लड़की के लिए खाली कर दिया और कुछ दिन बाद उसकी एक सेविका भी उसके साथ आकर रहने लगी। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते हैं कि वे क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ से आती है या कहाँ जाती है। मैं और मेरी पत्नी इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। हाँ, कभी कभी ये होता है कि वे मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और मेरी पत्नी की बातें बड़े ध्यान से सुनती है। मेरी पत्नी भी उसे बेटी की तरह प्यार करती है। उस पर हमारा कोई हक नहीं है। हमें जो उसने कहा हमने वही किया। आपने हमें जो संदेश दिया वे हमने उस तक पहुंचा दिया। हम ज्यादा कुछ नहीं जानते। मेरी पत्नी और मुझे माफ कर दें। यह कहकर धोबी वहाँ से चला गया। लेकिन राजकुमार अजीबोगरीब परेशानी में फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह मामला क्या है। अब उसके सामने एक नया राज खुल चुका था। वे बहुत मायूस हो गया था, क्योंकि जिस लड़की को वे जानता तक नहीं था, जिसे वे अब तक धोबी की बेटी समझ रहा था, वह तो उनकी बेटी थी ही नहीं। राजकुमार ने अपने दोस्तों के साथ उठना बैठना, शिकार खेलने जाना सब कुछ बंद कर दिया था। जिस चेहरे से उसे प्यार था वह अब उसके करीब था, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता था। अब राजकुमार परेशान रहने लगा और उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। वे लड़की रोज दुल्हन के लिबास में आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाती, ना कुछ खाती ना कुछ पीती, और शाम होती ही बग्गी में बैठकर वापस चली जाती। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। एक दिन राजकुमार ने तंग आकर महल छोड़कर जाने का फैसला किया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया और अपनी एक दासी को बुलाकर कहा कि अगर मेरे पिता मेरे बारे में पूछें तो कहना कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया हूँ और जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार एक जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रहा है और उसकी मंजिल क्या है। जंगल में पहुंचकर राजकुमार एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पिछली बातों को याद करके परेशान होने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। रात होने लगी तो राजकुमार को अपने रहने की चिंता होने लगी। वह घर की तलाश करने लगा जहाँ वे रात गुजार सके। रात का अंधेरा हर तरफ फैलने लगा था। राजकुमार काफी चलने के बाद एक घर के पास पहुँचा जहाँ से रोशनी आ रही थी। राजकुमार ने उस घर में प्रवेश किया। अंदर जाकर राजकुमार ने देखा कि एक महात्मा जी वहाँ बैठे हुए ध्यान मग्न थे। उनके चेहरे पर काफी तेज था। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ईश्वर भक्ति में लीन है। राजकुमार उसी जगह बैठ गया और रात गुजार दी। जैसे ही सुबह हुई राजकुमार जाग गया और उसने देखा कि वे महात्मा जी अभी भी वहीं ध्यान मग्न बैठे हुए थे। राजकुमार उठा और घर की सफाई करने लगा। वे जंगल से फल फूल खाता, नदी से पानी पीता और इसी तरह दिन गुजारने लगा।
कुछ दिन बाद जब उन महात्मा ने आंखें खोली और राजकुमार को देखा तो कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो राजा के बेटे हो, यहाँ क्यों आए हो? ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से तुम जंगलों में भटक रहे हो? ये सुनते ही राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपनी पूरी कहानी उन महात्मा जी को कह सुनाई। महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें थोड़ी सी राख देता हूँ। जब तुम इसे अपने माथे पर लगा लोगे तो किसी को भी नजर नहीं आओगे। हो सकता है कि इस तरह तुम्हारी यह समस्या हल हो जाए। तुम ये जान सकोगे कि वे लड़की कौन है, कहाँ से आई है, कहाँ जाती है, क्या खाती है और क्या पीती है। लेकिन ख्याल रहे कि यह बात तुमने किसी को भी नहीं बतानी है। राजकुमार ने कहा, ऐसा ही होगा महात्मा जी। फिर उसने महात्मा जी से राख ली और उसे अपने पास संभाल कर रख लिया। फिर वह महात्मा जी से विदा लेकर अपने महल वापस लौट गया। जब वह महल वापस पहुंचा तो दासी ने उसका स्वागत किया और पूछा, राजकुमार आप इतने दिन कहाँ थे? राजा और रानी आपके बारे में बार बार पूछते थे, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि आप जरूरी काम से बाहर गए हैं। राजकुमार की नजर उस लड़की पर पड़ी। वे वैसे ही दुल्हन के कपड़ों में उसी कुर्सी पर बैठी थी। राजकुमार ने पूछा कि क्या मेरे पीछे यह रोज आती थी और शाम को वापस चली जाती थी और महल में कुछ नहीं खाती पीती थी? दासी ने जवाब दिया, जी हाँ राजकुमार, बिल्कुल ऐसा ही था। आपके जाने के बाद भी यही सब चलता रहा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। लेकिन जब शाम को इस लड़के के जाने का वक्त हो जाए तो तुम मुझे जगा देना। दासी ने कहा, ठीक है राजकुमार, ऐसा ही होगा। शाम को दासी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने राख अपने माथे पर लगाई और गायब होकर उस लड़की का पीछा करने लगा। सुबह होने से पहले राजकुमार वापस महल में पहुंच गया। दासी से कहने लगा, दासी मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे ही वे लड़की इस कुर्सी पर आकर बैठे तो तुम मुझे जगा देना और कहना कि राजकुमार उठ जाओ। अगर मैं ना जागूं तो तुम्हें जोर देना है और फिर मेरे देर से जागने का कारण पूछना है। अगर मैं ना बताऊं तो तुम्हें इस पर जोर देना है और मुझसे अपनी बात मनवानी है। दासी समझ गई कि राजकुमार अब अपनी जिद पर अड़ा है और वह इस लड़की को सीधा करने के लिए कोई न कोई तरीका अपना रहा है। कुछ देर बाद वह लड़की आई और कुर्सी पर बैठ गई। दासी ने जब देखा कि लड़की कुर्सी पर बैठ चुकी है तो वे राजकुमार की तरफ गई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। राजकुमार गुस्से से बोला, दासी तुम्हें क्या हो गया है? मैं इतना अच्छा सपना देख रहा था और तुमने मुझे जगाकर मेरा सपना तुड़वा दिया, मेरी नींद भी खराब कर दी। दासी ने कहा, राजकुमार आप क्या सपना देख रहे थे? राजकुमार बोला, छोड़ो, मैं नहीं बताना चाहता। मगर दासी ने जिद की, नहीं नहीं, आप मुझे बताइए कि आप क्या सपना देख रहे थे। राजकुमार कुछ देर तक टालता रहा, फिर बोला, ठीक है, अगर तुम जिद करती हो तो मैं बता देता हूँ, लेकिन यह बात राजा और रानी तक नहीं पहुँचनी चाहिए, ये हमारे बीच रहनी चाहिए। दासी ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, यह बात हम दोनों में ही रहेगी। राजकुमार बोला, मैंने सपने में देखा कि जब ये धोबी की लड़की कल रात बग्गी में बैठकर वापस जा रही थी तो हम भी इसके साथ बग्गी में बैठ गए। ये सुनकर दासी हंसने लगी और कहती है, ये आप क्या कह रहे हो? आप और इसके साथ बग्गी में बैठ गए? राजकुमार बोला, यह तो हमारी इच्छा थी, हम हकीकत की बात तो नहीं कर रहे। दासी बोली, अच्छा, मैं भूल गई थी, आपने फिर क्या देखा? राजकुमार ने कहा, हम इसके साथ बग्गी में बैठकर
इसके घर तक पहुँचे और वहाँ हमने देखा कि वे हमेशा जिन कपड़ों में यहाँ आती है उसने वे कपड़े उतार दिए और अप्सराओं जैसे कपड़े पहन लिए। फिर वे अपनी सेविका से बोली, हमें भूख लगी है, खाना ले आओ। उसकी सेविका बाहर गई और आसमान की तरफ दोनों हाथ ऊपर किए। तभी मैंने एक थाल आसमान से उतरते हुए देखा। सेविका ने कुछ खाना अपने लिए रखा और बाकी खाना उसे दे दिया। हमें भी बहुत भूख लगी थी और हमने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं हुई और खाना खत्म हो गया। उसने सेविका को बुलाया और कहा, क्या हो गया है आज? मेरा पेट भरा नहीं और खाना खत्म हो गया। आज खाना क्यों कम था? सेविका ने कहा, खाना तो उतना ही था जितना रोज होता है। सेविका ने कहा, कहीं आज आपने राजकुमार से बात तो नहीं की थी, या कोई ऐसी बात हुई है कि आप अपने होश खो बैठी हो? यह सुनकर लड़की ने उस सेविका को बहुत डांटा और कहा, तुम तो जानती ही हो कि हम किस कारण से मजबूर हैं। इस तरह हमारा मजाक ना उड़ाओ। हमने किसी से कोई बात नहीं की। दासी बोली, अच्छा राजकुमार, इसके बाद क्या हुआ? राजकुमार बोला, हमने देखा कि कुछ देर बाद वे सेविका वापस आई और इस धोबी की बेटी को तैयार करने लगी, जो हमेशा बड़ा सा घूंघट डाले बैठी रहती थी। तैयार होने के बाद वे किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इतनी सुंदर लड़की को देखकर हम तो अपना होश ही खो बैठे। फिर वे तैयार होने के बाद छत के ऊपर जाकर खड़ी हो गई। वहाँ एक उड़न खटोला आया, वे उसमें सवार हो गई। हम आश्चर्य से देखने लगे क्योंकि हम पूरा मामला जानना चाहते थे। हमने भी उस उड़न खटोले को पकड़ लिया। उड़न खटोला सितारों के बीच से होता हुआ एक जगह रुका जहाँ पर बहुत खूबसूरत परियां थी। वहाँ की दुनिया ही अलग थी। वहाँ पहुँचकर हमने देखा कि एक बड़ा सा बाजार सजा हुआ था और एक बहुत ही सुंदर युवक सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके सामने सभी परियां बारी बारी से आकर नाच दिखा रही थी और उपहार ले रही थी। धोबी की लड़की के वहाँ पहुँचते ही सब परियों ने उसे झुककर प्रणाम किया, जैसे कि वो उनकी रानी हो। उसे देखकर वहाँ बैठे उस युवक की आंखों में चमक आ गई और वे कहने लगा, अब तुम्हारी बारी है, तुम समय पर ही पहुँची हो। फिर उसने भी नाचना शुरू कर दिया। उसे नाचता देखकर उस युवक की आंखों में चमक आ गई और उसने बहुत कीमती अंगूठी अपने हाथ से निकाली और उसे थमा दी। वे नाचने में इतनी व्यस्त थी कि उसने वह अंगूठी ढोली की तरफ फेंक दी। ढोली ने वह अंगूठी उठाकर अपने पास संभाल कर रख ली। मैं भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आ रहा था। वह अंगूठी मैंने ढोली की जेब से निकाल ली और अपने पास रख ली। नाचने के बाद कुछ देर तक वह धोबी की लड़की आराम करती रही और फिर उस युवक के कहने पर उसने दोबारा से नाचना शुरू किया। इस बार भी वह युवक बहुत खुश हुआ। उसने एक कीमती रेशमी रुमाल उसकी तरफ फेंका। उसने वह रुमाल उठाया, सबको दिखाया और फिर से ढोली की तरफ फेंक दिया। फिर रुमाल भी उठाकर मैंने अपने पास रख लिया। दासी बहुत गौर से यह सब कुछ सुन रही थी और पास बैठी लड़की का घूंघट कुछ सरकना शुरू हो गया था। राजकुमार ने नजरें चुराकर लड़की की तरफ देखा। उसका घूंघट जरा सरकना शुरू हो गया था, लेकिन राजकुमार और दासी ने यह जाहिर किया कि वे उसकी मौजूदगी से बेखबर हैं और अपनी बातों में मस्त हैं। दासी कहने लगी, अच्छा वह अंगूठी और रुमाल मुझे तो दिखाइए। राजकुमार कहने लगा, तुम कैसी बातें करती हो, वह तो सपना था। जैसे ही दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डाला तो उसे रुमाल और अंगूठी मिल गए। दासी कहने लगी, कहीं वह रुमाल और अंगूठी
ये तो नहीं है। यह देखकर राजकुमार कहने लगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सपने की बातें भी सच हो जाती हैं। यही तो थी वह अंगूठी, यही तो था वह रुमाल। अब लड़की पूरी तरह इन दोनों की तरफ घूम गई थी और बहुत दिलचस्पी से उनकी बातें सुन रही थी। दासी बोली, अच्छा फिर क्या हुआ, आप वापस कैसे आए? राजकुमार बोला, अरे यह तो सपना था, बस फिर तुमने मुझे जगा दिया। दासी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? अधूरा सपना आप कैसे देख सकते हैं? आप मुझे बताइए ना, फिर क्या हुआ? बहुत देर तक जिद करने के बाद राजकुमार ने फिर से कहना शुरू किया। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से एक जश्न का माहौल बन गया। बहुत सी परियों के नाचने के बाद फिर से धोबी की बेटी के नाचने की बारी आई। वह फिर से ढोल की आवाज पर नाचने लगी और वह युवक फिर से उसका नाच देखकर खुश होने लगा। उसका नाच देखकर युवक ने खुश होकर अपने गले से एक माला उतारकर उसकी तरफ फेंक दी। वह माला भी उसने उस ढोली की तरफ फेंक दी और उसके वापस आने का वक्त हो चुका था। उसने सोचा कि कल ये चीजें आकर वापस ले लूंगी। फिर वह दोबारा से उसी उड़न खटोला में बैठकर उसी धोबी की छत पर आकर उतर गई। मैं भी उसके साथ साथ बैठा हुआ था और फिर मेरी आँख खुल गई। दासी कहने लगी, वह माला भी हमें दिखाइए। राजकुमार बोला, अरे वह तो सपना था, मैं तुम्हें माला कहाँ से दिखाऊं? दासी ने राजकुमार की जेब में हाथ डालकर वह माला भी निकाल ली। अब लड़की पूरी की पूरी इन दोनों की तरफ घूम गई और उसका घूंघट उतर चुका था। अब वह पहले की तरह राजकुमार की तरफ देख रही थी। वह बोली, राजकुमार आप जान ही चुके हैं कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं परियों की रानी हूँ और यहाँ पर अपनी सजा काटने आई हूँ। राजकुमार ने कहा, अगर आप मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दो तो हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। यह सुनकर धोबी की लड़की बोली, मैं परियों की रानी थी और इन्हीं के साथ रहती थी। वहाँ के राजा को हमारा नाच बहुत पसंद था। वह हर रोज हमारा नाच देखने के बाद ही सोने के लिए जाया करते थे। एक रात हमारी तबीयत खराब थी, लेकिन राजा ने हमेशा की तरह हमारे पास संदेशा भिजवाया कि हमारे नाच का वक्त हो चुका है। यह सुनकर हमने सेवक से कहा कि अभी हमें बहुत थकान हो रही है, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द से मेरी जान निकल रही है और राजा को नाच की पड़ी है। सेवक ने राजा के पास जाकर ये सारी बातें ऐसे ही बता दी। यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उसने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे सजा दी कि तुम्हें 1 साल के लिए जमीन पर फेंक दिया जाता है। तुम भूल गई हो कि यहाँ की कोई परी या उनकी रानी हमें ना नहीं कह सकती। तुमने ना की है, यहाँ के कानून को तोड़ा है, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अब तुम्हारी सजा यह है कि 1 साल के लिए तुम जमीन पर आम इंसान की तरह एक औरत की शक्ल में रहोगी। लेकिन अगर वहाँ का कोई भी पुरुष तुम्हें हाथ लगाने में या तुम्हारे करीब आने में कामयाब हो गया तो तुम हमेशा के लिए वही की होकर रह जाओगी। तुम्हें तुम्हारा पद कभी भी वापस नहीं मिलेगा। हमने राजा से बहुत विनती की, लेकिन राजा ने हमारी एक न सुनी। मेरे दोनों पर जला दिए गए और मुझे एक आम लड़की की सूरत में जमीन पर उतार दिया गया। इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं एक धोबी के घर रहने लगी। धोबी भी बहुत ही नेक था, उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी थी। वह मुझे एक बेटी की तरह प्यार करते थे और इस तरह हमारा आमना सामना हुआ। आप मुझे पसंद कर बैठे और सच बात तो यह है कि मैं भी आपको पसंद करती हूँ। अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, बल्कि अपनी बाकी की उम्र
आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। राजकुमार उसकी ये बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। दासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही न रहा। जल्दी ही यह खबर राजा और रानी तक भी पहुंच गई कि उनकी बहू कोई आम लड़की नहीं बल्कि परियों की रानी है। कुछ ही दिनों में बड़ी धूमधाम से राजकुमार उदयभान और धोबी की बेटी की शादी कर दी गई। इस तरह सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे। तो दोस्तों, इस तरह से राजकुमार ने अपनी बुद्धि और चतुराई से उस खूबसूरत परी को अपनी रानी बना लिया। उम्मीद है दोस्तों, आपको ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी।